तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमालय एकेडमी में। आज प्रोटीन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि जो बायोमॉलिक्यूल जो इतना परेशान करता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको हो सकता है हंसी भी आए। पहले नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डीनेचुरेशन क्या होता है, ये सीबीएसई 2015, 2016, 17 ऐसे कई बार आ चुका है और एमपी बोर्ड में कई बार पूछा जाता है। तो आप लोग टेंशन नहीं लो, क्योंकि अपन इसके आंसर भी देखेंगे और थ्योरी को भी कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया है वीडियो के लिए, उसके लिए बहुत 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 ज्यादा आपका धन्यवाद। खैर, एक और जो बहुत बार आता है क्वेश्चन, व्हाट इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है, क्रिमिनल्स को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, व्हाट आर अमीनो एसिड्स। प्रोटीन का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर या मोनोमर जिसको हम कहते हैं, तो अमीनो एसिड क्या होता है। वाई ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, इसके बारे में भी चर्चा हम लोग आज की वीडियो में करेंगे। बस आप लोग साथ में बने रहे और चीजों को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से। व्हाट इज प्रोटीन। देखो दोस्तों, प्रोटीन हम लोग कई बार पढ़ते हैं। प्रोटीन हम लोग बॉडी की रिक्वायरमेंट, हम लोगों की बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एड्स वगैरह में भी देखते हैं कि एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए, आपके वेट के ट्वाइस कर दे मल्टीप्लाई। और ग्राम में अगर देखें, मान लो आपका 70 किलोग्राम आपका वेट है, तो अराउंड आपको पर डे में 140 ग्राम ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। खैर, ये तो बहुत बेसिक सी बातें हैं। फिलहाल में देखते हैं, अपन लोग केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ना है। तो प्रोटीन के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं असेंशियल प्रोटीन एंड दूसरे हैं नॉन असेंशियल प्रोटीन। क्या होते हैं असेंशियल प्रोटीन और नॉन असेंशियल प्रोटीन। यदि जो प्रोटीन हमारे बॉडी में ऑलरेडी सिंथेसाइज हो जाते हैं, ऐसे प्रोटीन को हम बोलते हैं नॉन असेंशियल प्रोटीन। वो प्रोटीन जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, अपने आप नहीं बनते हैं, हम लोग को डाइट के थ्रू लेनी पड़ती है, ऐसे प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं असेंशियल प्रोटीन। इजी है। ऐसे प्रोटीन जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी बन रहे हैं, ऑलरेडी सिंथेसाइज हो रहे हैं, ऐसे प्रोटीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, दिस प्रोटीन्स आर नोन एज नॉन एसेंशियल प्रोटीन। लेकिन है ऐसी बात नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात, जो प्रोटीन हम डाइट के थ्रू लेते हैं, जो भी हम खाना पीना कर रहे हैं उसके थ्रू लेते हैं, वो प्रोटीन क्या होते हैं, दिस प्रोटीन्स आर नोन एज एसेंशियल प्रोटीन। आप लोग याद भी करते जाए, जैसे कि cysteine, thurine, etc. These proteins are the essential protein which we generally intake from the diet. On the other hand, when we compare the next part, which is a non-essential protein, these proteins are not required from the diet because they already be discovered, they already been synthesized in our body. Like example, glycine and the alanine. और glycine का तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही इसका एक क्वेश्चन देखा था, तो आप लोग को चिंता नहीं करना, हम बता देंगे कि क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अच्छा, यहां पर आते हैं तो ज्विटर आयन के बारे में बात करते हैं। ज्विटर आयन के बारे में बात करने से पहले हम आपको एक बात बताते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में आप लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, मोनोमर्स की कई चेन होती हैं, मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो आप पॉलीसैकेराइड्स और ऑलिगोसैकेराइड्स में देखते थे कि मोनोसैकेराइड्स की यूनिट ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू ज्वाइन होती हैं। लेकिन प्रोटीन के अंदर क्या होता है, खास बात कि इसके अंदर एसिडिक पार्ट भी होता है और बेसिक पार्ट भी होता है। एक एसिड होता है और एक बेस होता है। सर आप बता ही दो ना कि वो एसिड क्या है। तो वो एसिड है COOH, जिसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी बोलते हैं। और सर इसके अंदर बेसिक पार्ट क्या है, NH2। ये क्या सर, ये क्या बता रहे हैं आप, ये बता रहे हैं मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन, जिसके अंदर एक कार्बन के थ्रू एसिडिक पार्ट भी लगा हुआ है, दूसरी जगह बेसिक पार्ट भी देखने को मिल रहा है, जो कि क्या है, अमीनो ग्रुप। अच्छा, एक चीज और इसमें एक और खास बात यह है कि एक है इसके अंदर हाइड्रोजन और एक है इसके अंदर Z। दिस Z कैन बी एनी ग्रुप। Z कैन बी कोई भी ग्रुप हो सकता है। ZH भी हो सकता है, Z मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, Z आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी हो सकता है, और दुनिया भर के ग्रुप हो सकते हैं। 2,4-DNP वाले भी हो सकते हैं, डाइनाइट्रोफिनाइल भी हो सकते हैं। और इसकी एक आपको टेबल भी देखने को मिलती है, जो कि NCERT में बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी हुई है।
और वहां पर स्टार वाले, नॉन स्टार वाले प्रोटीन भी दिए हैं जो कि एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है। आप लोग ध्यान दें, जब आप पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी साथ में रखा करो दोस्त, और अगर कोई दिक्कत हो तो किसी और से बात कर लिया करो, वो आपकी दिक्कत दूर कर सकती है। मुझसे भी बात कर सकते हैं, मैं अपना नंबर आपको दूंगा नहीं। खैर, तो ये Z क्या होता है? Z होता है कोई भी एक ग्रुप हो सकता है, एनी ग्रुप, और इसी Z ग्रुप के ऊपर ही डिपेंड करता है कि प्रोटीन का नाम क्या होगा, एलानिन होगा या प्रोटीन जनरली अमीनो एसिड्स। अच्छा, इसका नाम क्या होता है? तो सर ये होता है अमीनो एसिड्स। क्या होते हैं सर? अरे यार, अमीनो तो बेसिक होता है और एसिड तो एसिड है। तो अमीनो एसिड इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसके अंदर अमीनो ग्रुप है, जो कि आप देख ही पा रहे होंगे। कौन सा ग्रुप है इसके अंदर? अमीनो ग्रुप। देखो अमीनो ग्रुप दिख रहा होगा, ये NH2 जो ग्रुप है वो अमीनो ग्रुप है। वहीं दूसरी जगह कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो कैसा है? एसिडिक इन नेचर का है। एसिडिक नेचर के होने के वजह से सर ये देखो COOH ग्रुप है, और ये जो भाई साहब आप देख रहे हैं वो क्या है अपना? वो बेसिक ग्रुप है, लेकिन अपन को टेंशन नहीं लेना, ये NH2 ग्रुप है और ये COOH ग्रुप है। तो नाम इसका एसिड के हिसाब से रखा जाता है, सफिक्स, और अमीनो इसका नाम रखा है। अच्छा, एक और इसकी यूज जनरली वर्ड यूज करते हैं, वो है अल्फा अमीनो एसिड। अब ये अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स हमारे सिलेबस में है, इसको हमें कवर करना है। तो अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। एंड अगर इसके बाद दूसरा कार्बन होता तो वो होता बीटा कार्बन, तीसरा होता तो गामा कार्बन, गामा मारेगा। लेकिन फिलहाल में याद रखें अल्फा कार्बन पे ही अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इन्होंने बताया कि अमीनो ग्रुप प्रेजेंट एट द अल्फा ग्रुप एंड हैविंग द एसिडिक फंक्शनल ग्रुप विच इज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो दीज आर अल्फा अमीनो एसिड्स। बीटा अमीनो एसिड्स भी होते होंगे, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? बीटा अमीनो एसिड्स क्या होंगे उसके बारे में भी चर्चा कर दीजिए। तो देखो, जैसे कि आपके पास COOH लगा हुआ है, COOH, फिर बाद में आपके पास एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और अगेन इसके बाद क्या लगा हुआ है आपके पास? NH2। ये कार्बन कौन सा है जो ऊपर लिखे हुए हैं? ये कार्बन है अल्फा, ये कार्बन है बीटा, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? बीटा अमीनो एसिड्स। खैर ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फिलहाल में ध्यान दीजिए, Z के ग्रुप के नेम के बेसिस पर ही आप नामकरण करते हैं किसके? प्रोटीन्स के, अमीनो एसिड्स के बारे में। ठीक है, फिलहाल में जानकारी के लिए आपको बता दें कि ज्विटर आयन कई बार पूछा जाता है। व्हाट इज ज्विटर आयन? ZWITTER। ज्विटर आयन क्या होता है? देखो भाई एक बात बताएं, पहली चीज ये आयन होता है एम्फोटेरिक, ये पेपर में आता रहता है तो इसकी आप टेंशन ना ले। एम्फोटेरिक इन नेटुरे, NATURE, नेचर, ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। दैट मीन्स it can react with acid as well as base। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। अगर एसिड होगा तो बेस बन जाएगा और बेस होगा तो एसिड बन जाएगा। एसिड का नाम बेस रख दो, बेस का नाम एसिड रख दो कुछ भी। तो यहाँ पर पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड H+ देता है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्विटर आयन एक क्या बनता है? एम्फोटेरिक नेचर का एक कंपाउंड बनता है, उसके बारे में भी चर्चा कर दीजिए सर। जैसे कि COOH है और यहाँ पर एक कार्बन, इसमें H और एक साइड लगा हुआ है कोई Z ग्रुप, और यहाँ पर क्या है? NH2 ग्रुप है। चूंकि अगर इसको आप एक्वस फेज में डाल दें, पानी वगैरह में डाल दें, तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच कैन गिव H+ ion and base are those substances which can give OH- ion। on the other hand आप ये भी बोल सकते हैं कि वो H+ एक्सेप्ट कर ले, तो होगा क्या? ये वाला H+ आ जाएगा इसके पास और क्या बन जाएंगे? NH3। क्या बना देंगे हम लोग? NH3। और NH3 ने क्योंकि H+ गेन किया है तो NH3 के ऊपर प्लस चार्ज, वही CO- बन जाएगा। तो ये H+ गेन और लूज कर सकते हैं, तो इसलिए इस आयन का नाम क्या होता है? ज्विटर आयन। इतनी सी बात अगर पूछी जाए तो आप लोग लिख सकते हैं ना यार, बोलिए साहब, है टेंशन?
ठीक है, कैरी ऑन करें। तो फिर इसके बाद देखिए भाई साहब, आपसे पूछते हैं पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। खैर अभी ज्विटर आयन का अपना कंसेप्ट छूट गया है, तो उसको भी अपन कंटिन्यू करते हैं, जो कि क्या है ज्विटर आयन। दो प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड्स कंटेन COOH एंड NH2 ग्रुप, ये थ्योरी आप लिख सकते हैं। इट कैन act as acidic as well as basic depending upon the COOH और NH2 ग्रुप। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका अमीनो एसिड है वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का। मान लो COOH ग्रुप ज्यादा होगा तो वो एसिडिक होगा, NH2 ग्रुप ज्यादा हुआ तो बेसिक होगा। मान लो अगर वो नंबर ऑफ COOH और NH2 ग्रुप अगर सेम होते हैं तो ऐसे लोगों को अपन क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल बोल देते हैं। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन दे न्यूट्रलाइज ईच अदर इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम COOH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप गिविंग राइज टू अ डाइपोलर, इट इज नोन एज ज्विटर आयन। क्योंकि एक साइड प्लस और एक साइड माइनस है तो ये क्या बना लेते हैं, डाइपोल बना लेते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए ये जाता है, जनरली आप देखते हैं ना, आपने फिजिक्स में देखा होगा डाइपोल मोमेंट वगैरह। खैर, इट कैन एक्ट एज एसिडिक as well as basic, that's why it is amphoteric। ठीक बा। अच्छा, नोट करने वाली बात भी ध्यान दीजिए, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल द अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। अगर आप ग्लाइसिन को छोड़ दें तो तमाम प्रकार के जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। सर इसका कारण क्या है कि ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो अपन ग्लाइसिन के ऊपर जाते हैं, समझते हैं कि ग्लाइसिन होता कैसा है। कार्बन लगाए, यहां लगाए COOH और नीचे लगा दिया आपने NH2 ग्रुप। अब लेफ्ट साइड तो Z है, राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड तो हाइड्रोजन है, लेकिन लेफ्ट साइड जो आप Z लगा रहे थे उस तरफ भी Z आ जाए, H आ जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि ये जो बीच में जो कार्बन है, ये जो आपको खूबसूरत कार्बन दिख रहा है, इट इज एकाइरल। एकाइरल मतलब कि, या काइरल नहीं है ऐसा भी कह सकते हैं। काइरल कार्बन क्या होते हैं, काइरल कार्बन आर दोस कार्बन that has 4 different valencies। ऐसे कार्बन जिनकी 4 की 4 डिफरेंट वैलेंसी हो। लेकिन यहां पर क्योंकि आप ग्लाइसिन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है, अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि ग्लाइसिन, व्हाई ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो आप सिंपल सी बात यही बोलेंगे, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन काइरल कार्बन। और ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए आपको काइरल कार्बन की आवश्यकता होती है एज पर द आइसोमेरिज्म। ठीक बा, इतना सा अगर आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं भाई साहब पेपर में। खैर अभी अपन फिलहाल के लिए अपने टॉपिक पे वापस से आते हैं, ज्विटर आयन जो कि हमने आपको बता ही दिया है। अच्छा, यह थोड़ी सी वीडियो हल्की सी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप समझने वाले बच्चे, जो अच्छे बच्चे होंगे वो सुनेंगे। पेप्टाइड लिंकेज के बारे में थोड़ी सी सर चर्चा कर दीजिए। तो अमीनो एसिड्स अगर आपने बनाए, जैसे कि आप देखिए कार्बन लिया COOH और यहाँ पे आपने लगा दिया NH2। एक और अमीनो एसिड्स लेके चलेगा NH और एक H हम ऐसा लिख देंगे, चलेगा। NH2 तो अभी भी है, और CH2 और COOH। नाउ वी हैव CH2 की जगह 2 ग्लाइसिन लेके चले गए। चलिए ग्लाइसिन की जगह आप एलानिन लेके चले जाएं, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक जगह आप लेके चले गए मिथाइल ग्रुप, है ना। आप NCERT वगैरह में गलत जगह तो नहीं लगा दिया, नहीं, ये आपके पास H है, यहाँ पे आपने लगा दिया CH2। इसका नाम क्या है, GLY ग्लाइसिन, इसका नाम है ALA एलानिन। आप टेबल सामने रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो एलानिन, और अगर HH लगे हैं तो ग्लाइसिन, जो कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया। तो होगा क्या, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पानी रिमूव कर देने का है। H और OH को क्या कर देंगे, इरेडिकेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। सो वी विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, जिसका नाम आप क्या रखेंगे, जिसका नाम रखेंगे GLY ALA। ग्लाइसिन एलानिन का एक कंपाउंड बन जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं NH2 CH2 COOH, और COH तो रहेगा नहीं क्योंकि उसकी तो अब शादी हो गई है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे CO और लग जाएगा NH CH3 और यहाँ पे लगा देंगे COOH। अच्छा, ये जो आप लिंकेज देखते हैं, इतनी खूबसूरत सी जो आपने लिंकेज देखी है, इसी लिंकेज का नाम क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज।
आशा है चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होगी, ज्यादा समझ के आप कहाँ ही IAS बन जाएंगे, क्योंकि आप 12th पढ़ रहे हैं ना दोस्त। तो ये है पेप्टाइड लिंकेज। अब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। प्रोटीन आर कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। हंसी मजाक बाद में करेंगे। इफ टू अमीनो एसिड्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड बाय रिमूविंग H2O द कंपाउंड इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड कंपाउंड। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है कि उस कंपाउंड को ओवरऑल क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे डाइपेप्टाइड कंपाउंड। ऑल्दो द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन देम आर नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन ओवरऑल कंपाउंड को क्या बोलेंगे, तो डाइपेप्टाइड कंपाउंड। अच्छा, अ पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 अमीनो एसिड्स हैविंग मॉलिक्यूलर मास हायर देन 10,000 यूनिट इज कॉल्ड प्रोटीन। अच्छा, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स आपने देख लिए, लेकिन अगर ऐसे कई अमीनो एसिड्स, या तो उनमें कितने, या तो 100 से ज्यादा अमीनो एसिड्स हो, या तो उसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 ज्यादा हो। फिर से सुनो, प्रोटीन की डेफिनेशंस बता रहे हैं आपको, प्रोटीन की डेफिनेशन में यही लिखना है। ये मत लिख देना कि अक्षय कुमार भैया बोलते थे कि प्रोटीन का मतलब होता है कि आपका वजन होता है, दोगुना कर देंगे, ग्राम कर देंगे, वगैरह वगैरह, फालतू की चीजों को नहीं बोलना है ना। नॉन वेज मत बोल देना डायरेक्ट, कह रहे मछली के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, अंडे के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, पल्सेस के अंदर, सीरियल वगैरह के अंदर प्रोटीन पाया, ये मत लिख देना बोर्ड में। बोर्ड में आपको चाहिए बिल्कुल सिस्टमेटिक आंसर, जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। क्या है कि यदि पेप्टाइड बॉन्ड्स जो बन रहे हैं, या डाइपेप्टाइड बॉन्ड्स जो बन रहे हैं, या अमीनो एसिड जो बन रहे हैं, मिलकर पानी निकाल रहे हैं, वो उनकी यूनिट अगर 100 है या 1000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा उसका एटॉमिक मास है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इंसुलिन इज द ओनली प्रोटीन विच हैज 51 अमीनो एसिड्स। और ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, क्योंकि ये सबसे छोटा प्रोटीन है जो कि हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है। ध्यान रखना, इंसुलिन जो आपके बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। नहीं पता ये बात, पता तो होगी यार, आपकी बॉडी है, ये भी नहीं पता क्या हम आपकी बॉडी देखेंगे, नहीं ना। इंसुलिन क्या होगा, इज द ओनली प्रोटीन विच हैज 51 यूनिट ऑफ अमीनो एसिड्स। नाउ वी कैरी ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही इजी सा है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ये एमपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है दोस्तों, एमपी बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है। हिंदी में अगर आपको बताएं तो फाइब्रस प्रोटीन को रेशेदार प्रोटीन भी बोलते हैं। तो ये रेशेदार प्रोटीन है, मतलब कि ये कहां पाया जाएगा। सर आपने बाल कटवा लिए हैं तो आपके बालों में ही होगा। तो ये देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करवाया है, आप बस ध्यान से सुने या समझे। रेड कलर लेते हैं। दे हैव थ्रेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इन विच polypeptide chain run parallel and held together by H bond and disulfide bond। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोट्स में भी इसको लिख सकते हैं। पॉज कर ले, बिल्कुल आप ध्यान में रखें। क्रेटिन, आप देखते हैं ना बालों में क्रेटिन वगैरह लगाते हैं लोग बाग, तो क्रेटिन क्या होता है, बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्रेड लाइक जितने भी प्रोटीन होते हैं वो क्रेटिन वगैरह की बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं। आपके नाखून में भी पाया जाता है, आपके बालों में भी पाया जाता है, तो ये क्रेटिन बहुत ही जरूरी है। और जनरली जिम वाले लोग तो क्रेटिन खाते भी हैं। तो ठीक है, ये हो गया आपका फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होता है, दे हैव स्फेरिकल शेप, दे हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दे हैव स्फेरिकल शेप। अच्छा, विच रिजल्ट इन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड। यहाँ पे क्या बनता है, कॉइल बनती है, इनकी रिंग्स बनती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और ये सिंपल से प्रोटीन होते हैं, ऐसे रस्सी रस्सी रस्सीदार या रेशेदार। इनका एक स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो है इंसुलिन। इंसुलिन थ्रेड नहीं है, तो ये पेपर में आ सकता है, इसकी चांसेस ज्यादा है कि, क्योंकि इंसुलिन अभी थोड़ी देर पहले जस्ट अपन लोगों ने पढ़ा ना, क्या पढ़ा था इंसुलिन के अंदर कि 51 अमीनो एसिड्स मिलाकर क्या बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं। तो यही इंसुलिन के बारे में भी चर्चा यही है, क्या है कि ये कैसा प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये भी बहुत खास क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस लेके आए आप खुश हो जाओगे। अरे वही क्वेश्चन है बेवकूफों, फाइब्रस प्रोटीन और क्या है तुम्हारा दूसरे नंबर पे ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो शेप के बेसिस पे देखें तो ये लॉन्ग नैरो होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन स्फेरिकल राउंडेड होते हैं। रोल क्या है, ये स्ट्रक्चरल है, ये फंक्शनल है। ये इनके बारे में सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या है, तो ये जो अब बाल के पानी में सॉल्युबल होते हैं क्या, नहीं होते हैं, तो सीधी सी बात है मोस्टली इनसॉल्युबल। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन कैसे होते हैं, मोस्टली सॉल्युबल होते हैं। इंसुलिन पानी के अंदर सॉल्युबल होती है भाई, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड्स, दो रिपीटेटिव अमीनो एसिड सीक्वेंस, यहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंस चलता है अमीनो का। यहाँ पे क्या है, इररेगुलर अमीनो एसिड, यहाँ पे कोई रेगुलरिटीज नहीं है दोस्तों। ये सीधी बात है कि ये गवर्नमेंट जॉब है और ये थोड़ी सी प्राइवेट टाइप की है।
समझ रहे हो दोस्तों। फिर इसके बाद स्टेबिलिटी के बारे में बताएं तो लेस सेंसिटिव टू चेंज इन हीट एंड पीएच, ये थोड़े सेंसिटिव कम है। आप इनमें हीट कर दो, आग लगा दो, पीएच चेंज कर दो तो आपके इतने जल्दी बाल नहीं झड़ते, आप लोग देखते हैं ना, क्योंकि ये सेंसिटिविटी इनकी क्या